चलें जी, अगेन हम एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिस प्रोग्राम का नाम है, अच्छा जी ओके, तो फिर आपने इस प्रोग्राम के अंदर इस सवाल को रीड करना है और इस सवाल को रीड करके बताना है कि आपको कौन सा रिस्क नज़र आता है, किस असर्शन पे रिस्क नज़र आता है और फिर उस पर अगर आप काम करेंगे तो क्या करेंगे। तो आपके 10 मिनट शुरू होते हैं अब। बगैर डिस्कशन के जानी प्लीज़। आपको इस सवाल में जो कंपनी का नाम दिख रहा है वो सोले ने लिखा है, सही है। तो आप ये समझ सकते हैं कि उसका अस्तित्व है ये पास्ट। मतलब तुम गलत नहीं समझो, पास्ट में उसने ऐसी कंपनी में काम किया हुआ है, सही है। वो तुम सोले से पूछना भी आया हुआ है ना। आप सही कर दिया नानस। वेरी गुड अब्दुल्ला। बाकी इसके प्रोसीजर्स,
अच्छा, जहन में आपका रीड कर रहा हूँ, मतलब रीड ऐसे कि बता दूंगा कि सही है गलत है। सही है जहन, सही लिखा है। एक रिस्क कशफ गलत, कशफ पहला, रिस्क गलत है। दूसरा सही है, आमना। आखिर में गलत लिख दिया आपने, ओवर और अंडर वाली बात। हलीमा, आपका मैं सॉल्यूशन रीड कर रहा हूँ। पहला रिस्क हलीमा गलत है, दूसरा सही है। मुसब, मैं आपका सवाल रीड कर रहा हूँ, सॉल्यूशन, बल्कि पहले अरीश ने लिखा है। अरीश बिल्कुल सही है दोनों। जरीर आप लिखते हैं जरीर गलत। सिग्निफिकेंट रिस्क किसने कहा तुम्हें? यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ रिस्क की बात करनी है तुमने, और फैक्टर को फैक्टर से लिंक करना है। तुमने दोनों को मिला के लिख दिया है, दैट इज रॉन्ग। अच्छा मुसब, अब आपका मैं सोल्यूशन रीड कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है दोनों रिस्क। वेरी गुड आमना, दूसरा वाला सही है। रमास, रमास बिल्कुल सही है। एहतसाम, रिसीट्स गलत लिखा है तुमने, पूरा लिखोगे एहतसाम। और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री गलत है। अब्दुल समद, वेरी गुड, रिस्क बिल्कुल सही लिखे हैं अब्दुल समद। वेरी गुड, बिल्कुल सही लिखे हैं आपने। पहले के लिए प्रोसीजर और वेरी गुड, बिल्कुल सही हैं प्रोसीजर्स तुम्हारे, गुड। फातिमा, आप लिखती हैं कि वैल्यूएशन यहाँ पे लिखना गलत है फातिमा। हुज़ैफा, आखिरी प्रोसीजर तुमने लिखा है ना, वो गलत है। हाँ भाई, एनी वन फ्रॉम एयर, सुनाओ। सही है, तो वो बताओ लिखा कैसे तुमने?
नहीं, ये गलत, थोड़ा लिंकिंग गलत है ना। देखो ये सवाल बनाने का मकसद ही यही है, आपने सिचुएशन पूरी बताओ कि क्या लिखी। यही मतलब कि रिस्क आपने कहा था मिनट, उसके बाद प्रोसीजर। तो रिस्क पे क्या लिखा, रिस्क क्या निकाला तुमने? मतलब वो जैसे रिस्क वाले करते थे उसी तरह लिखना था सारा कुछ, हाँ, वो मैंने चेंज तो वो मिस कर दिया ना, क्योंकि अब देखो ऐसे ही एग्जामिनर ने आज तक हरकतें की नहीं है तुम लोगों के साथ। अब इस सवाल के अंदर मैंने टेक्निकली इंटरनल कंट्रोल को भी टेस्ट किया हुआ है, रिस्क को भी और रिस्पॉन्सेस को भी, तो तीनों चीज़ें मिल के आ गई हैं। मेरा दिमाग घूम रहा था कल, वरना मैं एक और चीज़ डाल देता इसमें, रिलेटेड पार्टी वगैरह, फ्रॉड भी, गोइंग कंसर्न, इट कैन हैपन एनी टाइम एनी वेयर। सही है, तो ये नई नई सिचुएशन है जिसको हमें कैटर करना है। मैं पास पेपर करा के भेज देता, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो सिर्फ बेसिक रिस्पॉन्सेज हैं। आपको सोचना है नए पैरामीटर्स के हिसाब से कि अगर सब मिक्स होकर आता है, क्या सब एक साथ दिमाग चलता है या नहीं चलता। तो चलें, ये तो आपने लिखने का तरीका चेंज किया। अब यहाँ पे अच्छा देखो फातिमा, वैल्यूएशन इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेसिफिकली यहाँ पे रिस्क मेरे ख्याल से एक तो कंप्लीटनेस का है और एग्जिस्टेंस का, तो यहाँ पे वैल्यूएशन नहीं है। नहीं, हम ये कहेंगे ना कि अगर लेजर में रिकॉर्ड हो जाता तो वैल्यू भी सही होता, तो वो तो एक अलग चीज़ है ना। वैल्यूएशन तो तब होती है जब आप कहते हैं कि यार वो रेट गलत पिक कर लेता है, वो सारी चीज़ अल्टीमेटली वैल्यू गलत होगी, पर स्पेसिफिक रिस्क जो यहाँ दिख रहा है वो क्या है, कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस। सही जी। तो हम अभी तो वो कह रहे हैं ना कि स्टॉक काउंट नहीं कर रहा, तो अभी तो ऐसा हो सकता है कि इन्वेंट्री ही गायब हो, वो तो बाद में बात आ रही है। ऐसे तो तुम ये भी अज्यूम कर लो कि रेट सही नहीं उठाता होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क नहीं 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 नहीं, एफएस लेवल का रिस्क मतलब समझते हो कि पूरे एफएस का मसला है। नहीं तो इन्वेंट्री के बैलेंस का इशू एफएस लेवल रिस्क तो नहीं हुआ ना, ये मसला है। अच्छा भाई, तो हाँ वो हो सकती है, हाँ कंप्लीटनेस का उधर रिस्क है कि रिकॉर्ड नहीं बनती, एग्जिस्टेंस का पहले में आएगा। हाँ जी सुनाओ। इट माइट हैव ओवर स्टेटेड, चलो सही है, पर तुमने ये डुप्लीकेट कर दिया, मतलब तुमने एक बार बता दिया कि एग्जिस्ट नहीं करती तो कहानी खत्म। आगे वेरी गुड, कि भाई इन्होंने कहा कि यार आप स्टॉक काउंट ऑब्जर्व करेंगे, काउंट करेंगे नहीं, ऑब्जर्व करेंगे। सही है ना, ऑब्जर्व करेंगे स्टॉक काउंट एट ईयर एंड। सही है, और उसमें जो ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें सैंपल जो सेलेक्ट करेंगे काउंट करने के लिए वो ज़्यादा होगा। ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि आपको स्पेसिफिक रिस्क मिला है। आगे अच्छा, इसमें अगर मेरी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास है तो क्या उसको कंफर्मेशन भेजूंगा? एक्सपर्ट वाली बात यहाँ पे इसलिए लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कोई स्पेशलाइज। हाँ फिर सही है, पर इफ तब जब हम देखें कि स्पेशलाइज नेचर आ रहा है। सही है जी। आगे वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हाँ मतलब वो तुमने वही दो बार लिख दिया, पर मैं कहूँगा कि एक ही बार लिखो, बात सिंपल है। आगे वेरी गुड यार, ये बहुत अच्छा प्रोसीजर लिखा है इन्होंने कि आप सैंपल बेसिस पे जीआरएन उठाएं और वो देखें कि क्योंकि देखो आपने आउटसाइड द रिकॉर्ड से यहाँ आना है, क्या आपने सैंपल बेसिस पे जीआरएन उठाए और आपने देखा कि क्या वो मेरी इन्वेंट्री शीट में मौजूद है या नहीं है। तो दिस इज अ रियली गुड प्रोसीजर कि आप जीआरएन से देख के वापस यहाँ पे आएंगे। दूसरा कंप्लीटनेस की बात कर रहे हैं ना हम, एक लिखा नहीं, पर दूसरा ये भी तो कर सकते थे फ्लो टू शीट, तो आप फ्लो टू शीट करेंगे वो भी कंप्लीटनेस को इंश्योर करेगा, ऐसा है। और यहाँ पे भी इंक्वायर कर सकते हो कि कोई और इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास तो नहीं है, तो फिर वहां से इन्वेंट्री शीट से मैच कर लो कि क्या वो यहाँ पे आ रही है। अच्छा यहाँ पे ये नहीं कर रहे हो कि यहाँ से वहां जा रहे हो, आप देख रहे हो कि वो वाली शीट जो वो प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे आ रही है या नहीं आ रही है। तो दीज आर द प्रोसीजर्स फॉर कंप्लीटनेस। बात समझ आती है? वेरी गुड यार, वेरी वेल ड्राफ्टेड। अच्छा तो हसान कह रहे हैं कि एमएल डज नॉट कंडक्ट पीरियोडिक स्टॉक काउंट, देयर इज अ रिस्क ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री, बिल्कुल सही है। नो रिकंसिलिएशन इज मेड बिटवीन द जीआरएन एंड द इन्वेंट्री लेजर, देयर इज अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री। ओके,
तो अब्दुल रहमान लिखते हैं यहाँ पे, there's a risk of existence as ML does not conduct periodic physical inventory count. Also ML does not prepare record between, वही जो दो चीजें थी हमारी, there's a risk of completeness as inventory received might not be recorded in GL. Perfectly drafted. Therefore, to ensure existence, auditors should select a sample of GRN and ensure the related stock is included in the stock sheet. Very good. Also, the auditor should inquire if any inventory of the client is held by third party, so then inquire supporting documents and confirmation to the third party. ओके तो बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने कि भाई कंप्लीटनेस के लिए जो प्रोसीजर्स होने चाहिए वो बिल्कुल सही है कि जीआरएन से वर्क बैक करके अपनी स्टॉक शीट में आ जाओ. हाँ भाई, एनीवन फ्रॉम हियर सुनाओ. ML does not conduct periodic physical count. This creates a risk of existence of inventory. सही है. ML does not reconcile goods received note with the journal ledger for the inventory purchases. This creates a risk for the completeness of inventory because management may have received the inventory but have not recorded in the journal ledger. बिल्कुल सही, रिस्क बिल्कुल सही पिक की है. ML does not. अच्छा एक और चीज, सॉरी तुम्हारी बात काट रहा हूँ, ये जो बच्चों ऑनलाइन वालों आप भी बताना, जो इन्होंने रिस्क बताया मुझे कि एक तो मेरी इन्वेंट्री एग्जिस्ट नहीं करती होगी, सही है, और दूसरा मेरी इन्वेंट्री कंप्लीटली रिकॉर्डेड नहीं होगी. ये इन्होंने जो रिस्क बताया मुझे, क्या वो इनहेरेंट रिस्क है या कंट्रोल रिस्क है? कंट्रोल रिस्क है. अच्छा कंट्रोल रिस्क है, ओके. अच्छा कंट्रोल रिस्क इसलिए है क्योंकि वहां पे कंट्रोल नहीं है. तो ये जो रिस्क जनरेट हो रहा है वो कंट्रोल फेलियर से हो रहा है, या तो कंट्रोल के इम्प्लीमेंट ना होने से या कंट्रोल के डिजाइन ना होने से. देखो दो चीजें थी, या तो कंट्रोल ही नहीं होगा या तो डिजाइन ही नहीं होगा, डिजाइन खराब होगा, या अगर होगा भी तो ऑपरेट. तो मैं तुम्हें बताता हूं हम क्या करते हैं ईवाई में. ईवाई में मेरी स्ट्रेटजी और पूरा हमारी ग्लोबल जो ऑडिट मेथोडोलॉजी है उसकी स्ट्रेटजी ये होती है, हम जैसे लाइन आइटम उठाए ना मैंने, जैसे इन्वेंट्री का, तो वो इन्वेंट्री के अंदर मुझसे ये पूछता है कि पहले बताओ इसमें इनहेरेंट रिस्क कितना है. अच्छा वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ एंटिटी पे, इनहेरेंट रिस्क. अच्छा अगर मैं कहता हूं इनहेरेंट रिस्क लो है अज्यूमिंग, तो फिर वो पूछता है बताओ भाई कंट्रोल रिस्क कितना है. अच्छा अब वो तो आप अंडरस्टैंडिंग लेके आए होते हो ना. अच्छा जैसे ही मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात सिखा रहा हूं, जैसे ही आप कंट्रोल रिस्क को हाई करते हो तो आपका कंबाइंड रिस्क असेसमेंट मॉडरेट हो जाता है. ओवरऑल रिस्क इस हेड पे मॉडरेट. अच्छा मॉडरेट इसलिए क्योंकि इनहेरेंट कम है, यानी आपको किसी और चीज से ये नहीं पता लगा कि ज्यादा हो सकता है, अदर फैक्टर्स. तो ये तो हो गया ये बात. हाँ इनहेरेंट रिस्क स्पेशलाइज इन्वेंट्री में हो सकता है, बिल्कुल. तो वो इनहेरेंट रिस्क है ना, तो उसके लिए फिर आप इनहेरेंट रिस्क को क्या कर देते हैं, हाई, तो ये भी हाई हो जाएगा. अच्छा ये जब मॉडरेट हो गया ना, प्लीज सुनिएगा, और या तो कंबाइंड रिस्क असेसमेंट हाई हो जाती, तो अब लेट्स से मैं जब इन्वेंट्री पे सैंपल लगाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए सिखा रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग चलता रहे डायरेक्शन में. मैं जब इन्वेंट्री पे सैंपलिंग करूंगा ना, और मैं उसको बोलूंगा भाई मुझे सैंपलिंग करनी है, तो वो मुझसे पहला सवाल पूछता है मेरा सॉफ्टवेयर, जिसको हम कहते हैं ऑडिट सॉफ्टवेयर, जिसको तुम जो चवल मार के अलग चीजें सीखे हुए ना, ऑडिट सॉफ्टवेयर. ऑडिट सॉफ्टवेयर मुझे ये कहता है कि बताओ कि जिस एरिया में तुम सैंपल लगाना चाह रहे हो और सैंपल उठाना चाह रहे हो, उस एरिया में उस अकाउंट का CRA कितना है. अगर मैं वहां पे मार्क करूंगा हाई, तो वो मुझे ऑटोमेटिकली सैंपल निकाल के देगा ज्यादा. ऐसा क्यों? नहीं, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा. वो अगर मुझे सैंपल ज्यादा निकाल के दे रहा है तो वो वजह क्या है उसकी, अंग्रेजी वाली वजह. हाँ मैं वापस से, मैंने सैम्पलिंग करनी है एक जगह के ऊपर, सॉफ्टवेयर मुझसे पूछ रहा है कि ओवरऑल कंबाइंड रिस्क असेसमेंट आपकी क्या है, तो मैंने हाई मार्क किया क्योंकि मुझे सॉफ्टवेयर में दिख रहा है हाई. हाई कैसे? क्योंकि मेरा इनहेरेंट रिस्क भी हाई है और कंट्रोल भी सही नहीं है, तो कंट्रोल रिस्क भी, ओवरऑल रिस्क, तो CRA कहते हैं हम उसको, कंबाइंड रिस्क. अब मैं जब सैम्पलिंग कर रहा हूँ उस एरिया में इन्वेंट्री के लिए, लेट्स से
एग्जाम्पल है, मुझे कट ऑफ टेस्ट करना है, तो आखिरी दिन के कट ऑफ के लिए वो मुझे सैंपल ज़्यादा दे देगा, सही है। मुझे प्राइसिंग वेरीफाई करनी है, याद है क्वांटिटी के बाद प्राइस भी वेरीफाई की थी, उसके लिए सैम्पलिंग कर रहा हूँ, वो फिर मुझे ज़्यादा दे रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसा क्यों कर रहा है वो? ये जवाब, ताकि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए। तो ये आपको इनहेरेंटली सॉफ्टवेयर खुद बताएगा कि आपको सैंपल साइज, क्योंकि सिस्टम में ऐसी फंक्शनैलिटी है कि वो इस तरीके से डिजाइन हुआ है सॉफ्टवेयर कि वो आपको सैंपल साइज कम करने ही नहीं देगा। और हमारे देखो, एक तो होती है ना जजमेंटल सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग दुनिया से हट चुकी है बिग फोर में। वो कहता है भाई आप जब कंक्लूड कर लिया ना अपने अकाउंट पे, और वो अकाउंट के पैरामीटर आपने सॉफ्टवेयर में डाले, वो आपको खुद मजबूरन, क्योंकि वो, अच्छा मैं बोलूँगा मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट किया था, तो वो बोलेगा भाई कि सॉफ्टवेयर किस लिए बना के दिया तुम्हें, वहां डाल के सैंपल निकालो, वो खुद तुम्हें सैंपल जनरेट करके देगा। ये चीज़ तुम्हारे इख्तियार से ही बाहर हो चुकी है। तुम्हारे इख्तियार में सिर्फ दो चीज़ें आ गई हैं, इनहेरेंट रिस्क को मार्क करना, और एक और चीज़, मज़े की बात, आप बोलें सर हम एक काम करते हो, ये मैं बड़ी अहम बात है क्योंकि मैं लिंकेज तुम्हें पता है हर एक स्टैंडर्ड से लेके चल रहा हूँ। सुनना, मज़े की बात इसमें यह है कि कोई बंदा बोले सर मैं इनहेरेंट रिस्क को अगर जानबूझ के कम मार्क कर लूँ, एक अंदाज़ा है ना, तो आप बोलेंगे भाई जो आपकी सोच है वो दूसरे ऑडिटर की सोच से अलग हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने भी वही ऑडिट देखा है, उसने भी वही। तो इनहेरेंट रिस्क तो सबको सेम दिखना चाहिए ना, क्या इनहेरेंटली उसमें रिस्क, अनलेस कि आप प्रूफ करें, तो उसकी होती है डॉक्यूमेंटेशन। क्या होती है? अच्छा, फिर आप बोलें सर मैं कंट्रोल को जो है, कंट्रोल रिस्क को लो मार्क करूं, बोलूं कंट्रोल पे रिलाय कर रहे हैं, तो फिर वो बोलेगा उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कि तुमने डीओसी किया था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ कि तुमने कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली थी और तुमने इसको बेंचमार्क से मैच किया था कि सारे कंट्रोल्स मौजूद हैं। तो अगर वो डॉक्यूमेंटेशन गायब होगी तो फिर आपने मार्क कैसे किया कि कंट्रोल्स पे रिलाय कर रहा हूं, जबकि आपको कंट्रोल पे रिलाय, तो जब कंट्रोल पे रिलाय नहीं करोगे तो आपको आगे, क्योंकि आप जब कंट्रोल पे रिलाय नहीं करते ना, तो बात समझ आनी चाहिए तुम्हें कि इदारा खुद से काम नहीं कर रहा, यानी इदारे ने खुद मेजर्स नहीं लिए हुए जो फ्रॉड और एरर को रोके। तो फिर अब आपने मेजर्स लेने होंगे ताकि मटेरियल मिसट्रीटमेंट सामने आ जाए, जो कि ना आ पाती। तो वो कैसे होगा? डिटेक्शन रिस्क को, तो डिटेक्शन रिस्क कम कैसे होता है? ज्यादा काम करके, यानी जो चीज आपकी सिलेक्शन में आने से रह जाती है अब वो आ जाएगी ड्यू टू द फैक्ट कि आपने वहां पे चेकिंग ज्यादा की है। बात समझ आती है? तो दिस इज हाउ ऑडिट वर्क्स, कि आपने पूरी स्ट्रेटजी को देख के चलना होता है। क्लियर है? चलें जी, यहां पे इन्होंने लिखा है हमजा ने, ऑडिटर शेल परफॉर्म ऑब्जर्व सरप्राइज काउंट्स। अच्छा देखो, ऑडिटर सरप्राइज काउंट आई थिंक उसको घुसने भी नहीं देगा वो, सही है जी। खैर एनीवेज, auditor shall ensure that any inventory belonging to third party has been separately identified and does not include in the inventory sheet। गलत प्रोसीजर। वो कह रहे हैं कि यार बातें नहीं, ऑडिटर shall ensure that any inventory belonging to third party आपकी शीट में नहीं आनी चाहिए। वेरी रॉन्ग प्रोसीजर। आप देखें आपके रिस्क हैं, उसके अगेंस्ट में आपने प्रोसीजर करें। ये कह रहा है कि आप उससे पूछो कि किसी और की इन्वेंट्री आपकी किताब में तो नहीं आ रही है। अबे हमें पंचायत ये है ही नहीं, हमें पंचायत क्या है कि हमारी इन्वेंट्री हमारी किताब में आ भी रही है, तो रिस्क तो ये थोड़ी ना है कि भाई आपकी, ये तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क है कि आपने किसी और की इन्वेंट्री यहां चिपकाई हुई हो। हमें यह मसला ही नहीं है, हमें कंप्लीटनेस का मसला है। तो कंप्लीटनेस से हम कभी भी अपनी शीट से बाहर नहीं जाते, बाहर के रिकॉर्ड से यहां आते हैं। बात समझ आ रही है? तो ये गलत हो गया। Auditor shall visit third party premises or send confirmation letter in case of stock held at third parties। चलो ये किसी हद तक। Auditor shall obtain inventory list and check mathematical accuracy। completeness के लिए बोल सकते हो कि भाई आप यहां से वहां मैच कर लें आगे, पर दिस इज नॉट ए स्पेसिफिक प्रोसीजर, एक जेनरिक प्रोसीजर है। आगे, Auditor shall perform floor to list verification। सही है। Auditor shall inquire whether there is any stock held by third party। फिर ये भी लिखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी के पास अगर हमारा स्टॉक है तो उसको भी मैच करना पड़ेगा अपनी शीट से कि क्या वो यहाँ पे मौजूद है भी या नहीं भी, क्योंकि आप कंप्लीटनेस देखना चाह रहे हैं, तो आप अदर वे राउंड से यहाँ पे आ रहे हैं। चले नहीं, हमारा स्टॉक तो थर्ड पार्टी के पास हो सकता है ना। नहीं, तो ओवरऑल फॉर एग्जाम्पल आपके पास गुड्स आ गया था, आपने थर्ड पार्टी के पास रखवा दिया, GRN तो वहाँ भी नहीं बन रही ना। बात समझ आ रही है? तो GRN चाहे आपने खुद रखा हुआ हो
या थर्ड पार्टी के पास रखा हो, जीआरएन की रिकॉर्ड नहीं बन रही ना, तो इट कैन बी एनी इन्वेंट्री वेदर यू आर कीपिंग इट और थर्ड पार्टी कीपिंग इट। जी नहीं, थर्ड पार्टी का जनरल नहीं है ना, स्पेसिफिक है, क्योंकि आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार जब अपनी चीजें चसी मैच नहीं कर रहा तो हो सकता है कि जो तीसरी पार्टी के पास रखवाया वो तो मैच ही ना करे। और स्पेसिफिक प्रोसीजर जो उसने लिखा था कि आप जीआरएन उठाएंगे सैंपल बेसिस पे और वो देखेंगे क्या वो शीट में आ रहे या नहीं आ रहे, तो वो तो फिर लाजमी है ना। अच्छा सर, जीआरएन का सैंपल लेकर मैच कर सकते हैं इन्वेंट्री शीट से, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप अदर रिकॉर्ड से इस रिकॉर्ड पे आ रहे हैं। अच्छा भाई, एनीवन एल्स यहां से आगे सुना, क्या सुना था आगे? तुमने दो रिस्क और प्रोसीजर बताए थे, प्रोसीजर नहीं बताए थे तुमने, तो वो तो एग्जिस्टेंस में आ गया ना, अलग से नहीं लिखोगे ना भाई। एग्जिस्टेंस के रिस्क में फ्रॉड रिस्क तो ऑलरेडी आ गया कि काउंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, हो सकते चांसेस हैं, तो तुम अलग से नहीं लिखोगे, उसी के साथ लिखोगे, प्रोसीजर वही है। हाँ जी सुनाओ। During the audit, several points highlighted by our team related to inventory management. The ML does not conduct periodic physical count. This creates a risk of overstatement of inventory. That inventory is recorded in DL but does not exist in warehouse. Also, that inventory might be obsolete and does not value at the lower of cost and NRV. This creates risk of understatement of NRV loss. ये आप इसलिए कहोगे कि काउंट नहीं हो रहा है इस वजह से। चलो सही है कि आप कह रहे हो कि काउंट नहीं हो तो ऑब्सोलीट सामने नहीं आ सकता अलग से, पर ये तुमने एक्सेप्ट इसलिए किया कि तुमने बना के बाद अच्छा लिखा है, तो दैट इज एक्सेप्टेबल, गुड। आगे ML does not reconcile GRN with general ledger for inventory purchase. That creates a risk of understatement of NRV. That inventory might be existed in warehouse but not recorded in general ledger. वेरी गुड। अरे भाई Procedure. हाँ जी We ओके will obtain list of inventory and conduct float sheet. वापस से बोलना। We will obtain list of inventory and conduct float sheet. सही है, लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री ले फ्लो टू शीट कर लिया, एग्रीड। आगे Observe stock count at year end. Inquire if any inventory of client. अच्छा अब एक और बात, तुम एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हो, Yes. तो एग्जिस्टेंस के लिए तुम शीट से उल्टा लिखा ना तुमने शायद, नहीं मिक्स नहीं भाई, क्या हो गया मतलब, देखो जो रिस्क है उसके हिसाब से लिखना है कि भाई देखो फॉर एग्जांपल जब तुम ऑडिट फाइल भी क्रिएट करते हो ना रियल वर्ल्ड में, तो वो तुमसे बोलता है इस अकाउंट पे कौन कौन से रिस्क हैं, चाहे वो इनहेरेंट से आ रहे हो या कंट्रोल से। इनहेरेंट मतलब तुम्हें अंडरस्टैंडिंग वगैरह लेके जो पता लगे थे एंटिटी से, एनवायरनमेंट से, वो सारे इनहेरेंट ही बता रहे होते हैं ना तुम्हें, ये सारी चीज़ें। खैर आगे सुनो, अब जब तुमने इनहेरेंट रिस्क मार्क कर लिया, कंट्रोल रिस्क, तो बोलता है कौन सी असर्शन पे, तो बताएगा, वो बोलेगा बताओ उस पर क्या काम करोगे, तो वो काम स्पेसिफिक टू द असर्शन होता है। आगे Sir, complete list will be done. Obtain inventory report from client, check mathematical accuracy and trace amount to FS. And inquire if any inventory of client is held by third party. We will send confirmation letter to third party. ये सॉर्ट ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए भी हो गया ना कि एग्जिस्ट करती है या, पर आप ये बोलेंगे कि थर्ड पार्टी की जो भी इन्वेंट्री होगी उसको ट्रेस बैक करेंगे अपनी शीट से। और एक वो प्रोसीजर आपने नहीं लिखा जीआरएन वाला कि सैंपल ऑफ जीआरएन लिखा है, वो लिखना लाजमी है कि सैंपल ऑफ जीआरएन लेके तुम उसको शीट से मैच करोगे। अब यहाँ पे फिर मैं आपसे सुनता हूँ, हाँ मतलब ईयर एंड की जीआरएन होगी करीब के, पर देखो इसमें तुम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ईयर एंड के जीआरएन होंगे, ओवरऑल, क्योंकि तुम अगर अपनी सिलेक्शन टेक्निक ईयर एंड वाली नहीं करोगे तो तुम फंस जाओगे ना, तुम्हें पूरे देखने पड़ेंगे, क्योंकि रिकॉन तो पूरे साल ही नहीं बनी। नहीं ये बात समझ, तो भाई अगर एक चीज़ रिकॉर्ड होके निकली भी नहीं तो ना रिकॉर्ड हुई ना निकली, तो फिर फ़ायदा क्या है, बात समझे। तो वो रिस्क भी तो केटर करना है ना कि एक चीज़ रिकॉर्ड भी नहीं हुई तो निकलेगी कैसे, वो बात है ना। हाँ जी एक मिनट खाली ये देख लूँ, इकरा लिखती हैं एमएल डज नॉट काउंट पीरियोडिक स्टॉक काउंट्स, ओके जी, देयर इज अ रिस्क ऑन द कंप्लीटनेस एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा देखो यार एक चीज़ तो ये लिखना बातें नहीं भाई, ये चीज़ एक तो लिखना गलत है साथ में कि एमएल डजंट कंडक्ट पीरियोडिक स्टॉक काउंट, इसकी वजह से कंप्लीटनेस और एग्जिस्टेंस का रिस्क आ रहा है ना, काउंटिंग की वजह से, काउंटिंग ना होने की वजह से कंप्लीटनेस का रिस्क कहाँ से आ गया, एग्जिस्टेंस का रिस्क है ना, ये गलत लिख दिया आपने।
रिकंसाइल नहीं कर रहा, देयर इज अ रिस्क ऑफ कंप्लीटनेस, ऐसे लिखे तो आपने बीच में जो लाइन लिखी हुई है ना वो सेंस नहीं बना रही करा। टू इंश्योर कंप्लीटनेस ऑडिटर ऑब्टेन इन्वेंटरी रिपोर्ट एंड चेक मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड टेस्ट इट बैक टू द जीएल, चलो मान लिया। विजिट वेयरहाउस एंड परफॉर्म स्टॉक काउंट, फ्लोर टू शीट। अच्छा आप देखो आपने फिर मिक्स लिख दिया कि विजिट वेयरहाउस एंड परफॉर्म स्टॉक काउंट फ्लोर टू शीट, तो चलें ये कंप्लीटनेस के लिए हो गया। इंक्वायर वेदर इज देयर एनी इन्वेंटरी केप्ट विद थर्ड पार्टी, चलें ये भी सही है। ओके अब इसके बाद आपने लिखा है टू इंश्योर एग्जिस्टेंस ऑब्जर्व स्टॉक काउंट एंड परफॉर्म शीट टू फ्लोर, सही है। फॉर इन्वेंटरी केप्ट विद थर्ड पार्टी विजिट स्टॉक काउंट एंड सेंड कंफर्मेशन कंसिडरिंग इन्वॉल्विंग एक्सपर्ट फॉर टेक्निकल आइटम्स, चलें ये आपने आगे इफ के साथ लिखा है तो वो बिल्कुल सही है। हाँ जी आप कुछ कह रहे थे, सुना रहे थे, सुनाएं। And it does not conduct periodic physical stock counts, so there is a risk that goods may have been stolen and are overstated. There may also be stock out issues if the appropriate level of inventory is not present. अच्छा अब यहाँ पे अगर आप स्टॉक आउट इश्यूज की बात कर रही है ना काउंटिंग के हिसाब से लेट से, तो वो एक बिजनेस रिस्क हो गया। हम अभी सिर्फ यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ऑडिट रिस्क, तो फिर चलें सही है वो स्टॉक आउट का है बट वो बिजनेस रिस्क है। आगे And it does not reconcile GRN with GL for inventory purchases, so there is a risk that some purchases may have been missed or entered twice while recording, and as a result inventory may be over or understated. अब हम यूजुअली जब रिकॉर्ड नहीं बन रही होती ना तो डबल नहीं, देखिए हम तो कह रहे हैं कि सारी इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई या नहीं हुई, मकसद तो देखो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होता है, और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा कि मकसद ये है कि सारी जीआरएन जो बन गई वो लेजर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे हम ये लिखना टेक्निकली कि ओवर और अंडर स्टेटमेंट, पर उसके साथ आपने ये बयान किया है तो वो कवर हो गया है कि हो सकता है कि 2 बार रिकॉर्ड हो गई हो वो रिकॉर्ड में आइडेंटिफाई हो जाती, सही ना। फिर आप उस केस में पे कंप्लीटनेस नहीं, फिर ओवर स्टेटमेंट की भी बात कर रही हैं, और फिर उस केस के अंदर आपको फिर प्रोसीजर भी कौन से लिखने होंगे एडिशनल ओवर स्टेटमेंट के। तो यानी आइदर यू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू अ सिंगल रिस्क जो अपेरेंटली दिख रहा है, क्योंकि आपने जो बात लिखी है ना उसमें आपने दूसरी भी बात कह दी है कि हो सकता है कि 2 बार रिकॉर्ड हो गया गलती से और रिकॉर्ड बनती तो वो सामने आ जाता। तो कहने का तरीका बिल्कुल सही है क्योंकि आपने फिर जस्टिफाई भी किया उसको, पर फिर अब जब प्रोसीजर आप मुझे बताएंगे तो उसमें फिर दोनों होंगे, यानी ओवर स्टेटमेंट में भी आपने काम किया हुआ होगा। अब बताएं पहले कंप्लीटनेस। For a sample of GRN, check whether they are appearing in the ledger. सही है। Inquire whether there is any inventory owned by ML but kept at third-party premises. Select a sample of physical items and check whether they are appearing in stock sheets or not. बिल्कुल सही है, वेरी गुड। आपने ये फ्लो टू शीट एग्जिस्टेंस के लिए Observe stock count at year-end and perform sheet-to-floor verification on sampling basis. For inventory kept with third party, either visit for stock count, observation or send confirmation. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। पर देखिए आपने जो ऊपर रिस्क लिखा था ना, तो पता है सही है, आप मतलब आपको इसके तो मार्क्स मिल जाएंगे, पर फिर ऊपर आपको ये लिखा गया है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द रिस्क एसोसिएटेड इन दिस सिचुएशन एंड ऑल्सो रिस्पॉन्डेड। तो आप अगर आप तसव्वुर करें कि आप रियल लाइफ ऑडिट में बैठी हुई हैं और आपने अपनी ऑडिट फाइल में ये डॉक्यूमेंटेशन की हुई है कि मैंने ये रिस्क लिखा हुआ, उस पर काम नहीं हुआ हुआ, तो इसका मतलब है कि आप कह रही हैं कि एक रिस्क है जिस पे ऑडिटर ने कुछ भी काम नहीं किया। तो आइदर यू डोंट राइट इट, और इफ यू आर राइटिंग इट देन यू नीड टू राइट प्रोसीजर्स एज वेल। पर हम कैसे करेंगे, यानी हम तो फिर ये बोलेंगे ना कि ये बताओ कि ड्यूरिंग द उस पीरियड में जीआरएन कितने बने, तो वो सैंपल बेसिस पे करना पड़ेगा ना आपको, बात समझ आती है। तो ये इसके लिए तरीका ये होता है कि अगर सुनना याद है डुप्लीकेट पे, भाई एक तुम्हें प्रोसीजर सिखाते हैं, आ जाओ। डुप्लीकेट पे प्रोसीजर ये होता है आपका कि आप उससे इन्वेंट्री शीट लेते हैं, पूरी शीट में जीआरएन के कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, जीआरएन को, और उस पर हाईलाइट सेल रूल्स में ना एक्सेल के अंदर हाईलाइट डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है, तो आप हाईलाइट डुप्लीकेट करेंगे तो वो सारे आपको पिंक कलर में लाके दे देगा, सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड़की हैं तो उनको पिंक कलर में लाके देता है, वैसे ही वो पिंक कलर में लाके देता है, सही है। तो तुम ब्लू कर लेना, सही है जी। खैर कहने का मतलब यह है कि दिस इज द प्रोसीजर दैट यू आर यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट वैल्यूज, सही है। इसको हम कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल, सही है। कि आपने सारे सेलेक्ट किए सेल्स जिस लाइन में जीआरएन आ रहे हैं, तो आपने उसको डुप्लीकेट सेल्स को हाईलाइट कर दिया, आपको सारे जीआरएन जो 2 बार बुक हुए वो सामने आ जाएंगे। इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं use computer
यूज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट GRNs। ये कंप्लीटनेस में आएगा ये? नहीं तो आपने डुप्लीकेट बोला ना, ओवर स्टेटमेंट में आएगा ना। देखो कंप्लीटनेस का रिस्क क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड तो हुआ है, एक और बार ज्यादा हुआ है, तो आपका मकसद क्या है यहाँ पे, तो वो डुप्लीकेट को रिमूव करना। तो हेयर वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन। सही है, तो ओवर स्टेटमेंट के रिस्क को केटर कर रहा हूँ। हाँ जी, पहले वो खान साहब हमारे गुस्सा हो जाएंगे, वरना कभी कभी आते हैं इधर। हाँ जी, The ML does not conduct periodic physical stock count and also does not reconcile GRN with GL. There might be risk of overstatement of inventory and completeness of inventory. ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। And completeness of inventory. पर ओवर स्टेटमेंट क्यों, तुमने एग्जिस्टेंस नहीं लिखा ना। Sir, risk में तो उसने यही लिख दिया था। ये risk assessment में तो नहीं, रिस्क असेसमेंट में लिखते थे, पर एक मिनट जानी सुनना। देखो जब रिस्क असेसमेंट जब तुम्हें शुरू करवाया था ना, तब हम लोग पैदा हुए थे। सही है, हमें कुछ नजर ही नहीं आता था, ऐसी धुंधली धुंधली दुनिया दिखती थी। पर जैसे थोड़े से बड़े हुए तो हमें चीज़ें दिखने लगी, हमने गालियाँ सीखी, हमने क्या क्या सीखा, तो अब वो लिखनी है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ही बड़े हुए तो आपने असर्शन सीखी, तो अब जब आप कैसे ओवरऑल रिस्क का सवाल आता है, सही है, पर आप अब स्पेसिफिकली बताएं ना, क्योंकि जब रिस्पॉन्सेस के साथ सवाल आया है तो इसका मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है कि बताओ कि तकलीफ कहाँ है, तो वो तकलीफ तक पहुंचना है और फिर उसका इलाज करना है। सही है, खैर एनीवेज तुमने सही लिखा है ओवर स्टेटमेंट, बट ओवर स्टेटमेंट व्हाई, बिकॉज ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री ना, क्योंकि हो सकता है कि वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट ना करती हो, बस ये रिस्क है। आगे बोलो, क्योंकि देखो अगर तुम जस्टिफाई नहीं करोगे ना तो तुम्हारे प्रोसीजर बेकार हो जाएंगे ना उसके अगेंस्ट में। तुम्हें एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस से उठाना था, कंप्लीटनेस को, मतलब ये सवाल है नहीं तुम्हारे किसी पास पेपर में, ना किसी अकाउंटिंग बॉडी में, खुद बनाया ना। तो ये समझाने के लिए कि तुम्हें सोचना कैसे है, सिंपल। आगे अच्छा सर, मैंने पहले दोनों इसके फैक्टर लिखे हैं, मतलब रिस्क फैक्टर, उसके बाद जो है रिस्क मैंने बताया। सही है, बताओ बताओ। The following specific procedure is to be performed by auditor to address the above risk. For completeness, obtain inventory sheet from management and check the mathematical accuracy and trace it into financial statement. ट्रेस इट टू दी Trace it to the financial. टू दी फाइन, वो तो सही कर लेंगे, मसला नहीं है, पर दिस इज ऑल्सो अ जेनरिक प्रोसीजर, नॉट अ स्पेसिफिक प्रोसीजर। आगे सही है, वैलिड है, मना नहीं करता, पर जेनरिक है। आगे Visit warehouse and check inventory available on floor present in inventory sheet. एंड ट्रेस इट बैक टू दी इन्वेंट्री शीट। थोड़ी अंग्रेजी सही करनी है, आइडिया सही है। आगे For existence, observe stock count on warehouse. अच्छा एक चीज, सॉरी तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुमने कंप्लीटनेस के लिए वो नहीं लिखा GRN वाला, कि सेलेक्ट द सैंपल ऑफ GRN एंड ट्रेस इट बैक टू दी इन्वेंट्री शीट। कि आप देखें जो GRN बने, क्योंकि हमारी मुसीबत ही यही है ना कि जो GRN बने क्या वो मेरी शीट में आए, तो वो तो इसलिए नहीं पता लग रहा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं बनती, वरना तो सामने आ जाता। बात समझ आ रही है। तो इस केस के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं कि ये टेस्ट अगर हम कर लें कि हम सैंपल बेसिस पे GRN उठाएं और देख लें कि क्या वो शीट में आ रहे हैं, तो ये भी तो आउटसाइड द रिकॉर्ड से यहाँ आना है ना, सिंपल। तो ये लिखना था आपने। आगे For existence, observe stock count on warehouse and check inventory appearing in inventory report are available on floor. बिल्कुल सही है, ऑन अ सैंपल बेसिस। Inquire management if any inventory is held by third party, so auditor visit for count. So auditor visit for count observation of that inventory or send confirmation letter to confirm them. बिल्कुल सही है, या तो वो खुद जाके काउंट कर लेगा या तो कंफर्मेशन भेज लेगा। कंफर्मेशन भी आपको सबूत जो देगी वो रिलायबल देगी, ऐसा ही है ना, क्योंकि वो एक्सटर्नल पार्टी से आ रही है, थर्ड पार्टी से आ रही है, ऐसा ही है। अच्छा अब सुना दे तू भी। As ML does not conduct periodic physical stock count which creates a risk of over or understatement of inventory, which may doubt on existence of inventory. In order to cater this assertion, इन ऑर्डर टू केटर दिस असर्शन auditor नहीं भाई, तो ये लिखो ही नहीं ना, इन ऑर्डर टू केटर द असर्शन या रिस्क। सिंपल, द प्लान रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट दिस रिस्क आर, बोलो प्लान रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट दिस रिस्क कुड बी आर, ये लिख दो ऐसे बस। ऑडिटर सरप्राइज स्टॉक ऑडिटर, मतलब दरवाजा खोलो मैं आके चेक कर रहा हूँ।
सही है? दरबार बोला आई एम बैक, ऐसा तो नहीं ना? पूछ के जाना है, ऐसे ही नहीं घुस जाना। चले आगे। शीट टू नहीं, सिर्फ ये लिखा है तुमने शीट टू फ्लोर प्रोसीजर। नहीं, शीट टू फ्लोर प्रोसीजर सिर्फ नहीं लिखना ना, तो आपने पूरा सिचुएशन को बताना है कि ऑडिटर विल सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ आइटम्स फ्रॉम द फ्लोर एंड ट्रेस इट बैक टू द शीट, यानी स्टॉक शीट्स, in order to make sure that those items are appearing in the count sheet or not। सिर्फ ये परफॉर्म शीट टू फ्लोर नहीं होगा, पूरा बयान करना है इसको। सही है? आगे। अब तुमने भी वो डबल लिख दिया ना, मतलब दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑन द कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री as there is a possibility that some of the inventory which has been received and might not have been recorded। तो ऐसे बयान देखो, जो भी तुम कह रहे हो ना रिस्क है, उसकी बेसिस बताओ ना कि तुम इस बिना पे कह रहे हो कि ये रिस्क है। तो हमने क्या कहा, GRN बन गया होगा, रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, पर ये जो लूप होल है ये कैसे केटर होता? जब रिकॉर्ड बनती, और वो रिकॉर्ड अगर गायब है तो तभी तो मैं कह रहा हूँ कंट्रोल रिस्क है, तो जिस पे मुझे काम करना होगा ज़्यादा। वैसे भी मैं कंप्लीटनेस पे काम करता, बट अब मैं फोकस होकर ज़्यादा करूँगा क्योंकि मुझे एक वजह पता लग गई है कि इस वजह से यहाँ पे स्पेसिफिकली रिस्क है। आगे। सही है, कोई मसला नहीं। आगे। कंप्लीटनेस के लिए, और तुमने फ्लो टू शीट की है, तो वही ना अगेन, तो फ्लो टू शीट में भी तुमने डायरेक्ट लिख दिया, तो तुम बोलोगे ना सैंपल सेलेक्ट करूंगा फ्लो से और इसको ट्रेस बैक करूंगा, तो वो सारी चीज़ें तुम्हें पूरी बयान करनी पड़ेंगी। तुम्हें देखो आइडिया है, बाबू तुम्हारे मार्क्स वैसे ही डिडक्ट इसलिए कर लेता क्योंकि तुमने एक्सप्लेन नहीं किया उसको, मतलब क्लियर व्यू जाएगा कि तुमने सिर्फ याद किया हुआ है एंड यू डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। तो सवाल की रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कहता है, एक्सप्लेन, डिस्कस द ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड इफ यू आर डिस्कसिंग द ऑडिट प्रोसीजर यू शुड राइट के व्हाई यू आर डूइंग दिस एंड हाउ यू आर डूइंग दिस। तो ये बात होती है। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं कि भाई वी विल चेक रिकन्सिलिएशन, भाई किसके बीच में, तो वो दो चीज़ों का नाम भी लिखना है ना कि इससे इसको रिकनसाइल करूंगा। अब जैसे अगर मैंने इनको एग्जाम्पल दी, उन्होंने मुझसे पूछा कि सर अगर सिचुएशन में मैं प्रोसीजर लिखना चाहती भी तो क्या लिखती, डुप्लीकेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो अगर सिर्फ ये लिख देना ये कि वी विल आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स फ्रॉम द शीट, तो भाई जिंदगी इसमें ही निकल जाएगी। आप उसको बताओ ना कि यूजिंग कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स वी विल हाईलाइट द डुप्लीकेट सेल्स यूजिंग XYZ फीचर। सिंपल, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी डुप्लीकेट वाली की, जो कि डुप्लीकेट हैं। चलें जी, हाँ जी। Which make a doubt in this creates a risk on completeness of inventory। बस डाउट क्यों, एक मिनट खाली ये रीड कर लें एक बार फिर। अच्छा देखो, इसमें 3 रिक्वायरमेंट्स रखी थी हमने, और वो भी सिर्फ इन्वेंट्री से। सही है, अभी पता नहीं इसमें मैं कुछ और भी रिस्क डाल देता, रिलेटेड पार्टी में बोलता कि भाई अगर एक ट्रांजैक्शन तुम्हें मिली है जो आउटसाइड द, तो फिर तो आपके जो प्रोसीजर लिखने होते फिर यहां से हट के आप उस दुनिया में जाते, और फिर आप इस पे क्या प्रोसीजर लिखते। जल्दी, हाँ अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा, हाँ जल्दी प्लीज प्लीज प्लीज, बातें नहीं। यस, आइडेंटिफाई हुई है आपको, तो क्या प्रोसीजर लिखते। अभी समझो पेपर में सवाल आ गया और ऐसे ही भूल गए। रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, गलत, एक कोई बीच में नहीं बोलेगा, तुम्हें मौका दिया, जो तुम बोल लो चाहिए भी नहीं था। इधर, हाँ जल्दी, ये दैट्स द पॉइंट कि रिवाइज नहीं था। मैंने तुम्हें 10 बार कहा है कि तुम्हें अगर अच्छे से पेपर पास करना है तुम सवालात सॉल्व करो, सिर्फ सवाल सॉल्व कर लो ना, टारगेट बना लो कि एक दिन पे ये सवाल सॉल्व करना। ये तो मैं ढीठ हूँ कि मैं ऐसे सवाल बना के ला रहा हूँ कि तुम्हें रिस्क भी हल्का सा टच हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल भी आ रहा है, ये सारी चीज़ें। सही है जी, तो वो खान साहब अब पे आते हैं। हाँ जी, नहीं याद जी, सिस्टर प्लीज़ कैन यू एक्सप्लेन दैट व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर वी विल परफॉर्म इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन व्हेन यू आर एनकाउंटर्ड
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। हाँ जी, के अस्सलाम कैसे हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ जानी, हाँ गलत। एक मिनट, अनीब को मौका देते हैं। वेरी गुड, पहले इंक्वायरी करेंगे तुम्हारे कंट्रोल क्यों फेल हो गई आइडेंटिफाई करने में। दूसरा कंसीडर करेंगे कि इंटेंशनल तो नहीं है कि चलो इंटेंशनल तो नहीं है। दूसरा मार्केट वैल्यू नहीं, मार्केट वैल्यू नहीं, बिजनेस वैल्यू। अरे आप ये बोलेंगे आउट, अरे जानी आप ये भूल गए कि आप बाकी टीम मेंबर्स को बताओगे। हाँ, और आप उनको बोलोगे इससे सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करके दो। ये सारी चीजें, बात याद आ रही है? तो मैंने सवाल ये था, नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आपने अबे तो चस्सी तेरे को पता लगी है ना। अच्छा मुझे एक बात बता दो, मैं यहां पे आज खत्म कर दूंगा ये चीज, मुझे बता दो, मैं गलती मान लूंगा, मैंने आपको अलग से हेडिंग नहीं पढ़ाई। उस हेडिंग में क्या लिखा हुआ है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो आपको पहले पता नहीं थी। तो आपने दो प्रोसीजर लिखने ना, एक वो कि न्यूली आइडेंटिफाइड आरपी है, उस पे क्या काम करना है, और जो बाकी था कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वाली के उसके ऊपर अप्रूवल्स क्या क्या है, उसका बिजनेस रैशनल क्या है, तो दोनों बातें लिखोगे ना। तो आपने सिर्फ एक पे नहीं कंक्लूड करना, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आपने सवाल की रिक्वायरमेंट को बड़ा केयरफुली देखना है कि एक तो आपको ट्रांजैक्शन मिली है आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, और वो भी रिलेटेड पार्टी के साथ जो आपको पहले पता नहीं थी। तो दोनों चीजें आप लिखोगे कि एक तो अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी मिली है, और दूसरा उससे ट्रांजैक्शन हुई है। बात समझ आ रही है? तो दोनों बातें हैं इसके अंदर, टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो वेरी गुड, तो यही वाली सारी बातें आपने वहां से भी लिख के स्पेसिफिक प्रोसीजर वो वाले आते हैं। बात क्लियर है? तो दिस इज हाउ यू राइट, पर ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन में क्या आया हुआ है। क्लियर है? आगे तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। चलें आगे देखिएगा, इधर हमने कहा रिस्क। अब तुम लोग मुझे बाय रेज ऑफ हैंड बताओगे कि कितने लोगों ने एक्यूरेटली नहीं भी तो 90% तक यहां तक लिख लिया था। इधर हमने कहा ML does not conduct regular physical counts of inventory. There is a risk that inventory reported in FS may not actually. कितने लोगों ने वाली बात अपने तरीके से लिखी थी, बट यही लिखी थी। ओके, तो चलो अब याद आ गया ना, ऐसे हम याद कराते रहेंगे। इधर रिस्पॉन्सेस, परफॉर्म इन्वेंट्री काउंट, ऑब्जर्व इन्वेंट्री काउंट, ऐसा ही है। आगे इंक्वायर इफ एनी इन्वेंट्री ऑफ द क्लाइंट इज हेल्ड बाय and obtain third party confirmation to verify that the inventory is held by these third party as of reporting date. Compare the results of the accounting records to identify any discrepancies and investigate and resolve discrepancies is identified. यानी वो कह रहा है कि भाई कंपेयर करेंगे रिजल्ट्स विद द अकाउंट, यानी जो ऊपर तुमने देखा, जो तुम्हें ऊपर के नताइज मिले, तुम उसको अकाउंटिंग रिकॉर्ड से मैच करोगे, और मैच करने के बाद तुम इंक्वायर करोगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। तो वो वाली याद है कहानी मैंने बताई थी कि डिफरेंस आ रहा है, तो या तो बोलेगा रिकॉर्ड होने से रह गया था, तो बोलेंगे भाई रिकॉर्ड कर ले, वो बोलेगा बेच दिया था, तो बोलेगा सेल्स ऑर्डर दिखा दे, वो सारी चीजें। पर अगेन दिस थर्ड प्रोसीजर इज नॉट रिक्वायर्ड। ऊपर वाले दो तक सही है, सही है, सही लिखे थे, वेरी गुड। चलें जी, बेहतरीन हो गया। आगे फिर रिकमेंडेशन भी देनी थी जो आप लोगों ने मिस की, दी हुई है। अच्छा भाई, ML should implement periodic physical stock count. This will help to ensure that the inventory recorded in accounting system reflects the actual quantities in hand. तो आपने ये बता दिया कि भाई ये इसके फायदे क्या हैं, फवायद क्या हैं, कि जो आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री मौजूद होगी वही GL में दिख रही होगी, उसके अलावा कोई भी तफरीह आपके अकाउंट्स में नहीं होगी। आगे आप इसको बोल दोगे ना पीरियोडिक फिजिकल काउंट कर लो, अब उसमें तुम ये भी लिखो, चाहो तो सरप्राइज भी कर सकते हो, चाहो तो साथ में भी कर सकते हो, चाहो तो आखिरी में भी कर सकते हो। बोल ले भाई, लिख सकते हो, पर मैं बोल रहा हूँ कि भाई कर लो, अब चाहे वो सरप्राइज में करो या बता के करो, सही है। इधर जी हाँ, तो बताया ना हमने, देखो यहाँ पे कि हमने कंट्रोल की रिकमेंडेशन दी, पर अगर फॉर एग्जांपल आप
किसी को कह रहे हो कि भाई नहीं पी सिगरेट, जैसे कोई मुझे कह रहा है शीशा नहीं पी, तो मुझ पे इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं ढीठ हूँ। अब कहने का मतलब ये है कि कोई मुझे बोले यार जानी कबीर को देख यार, सही है, मतलब बच्चा है यार तेरा, मतलब तू अपना तो ख्याल रख, तो फिर मैं बोलूँगा यार इम्पैक्ट है, सही है। तो कहने का मतलब है यार ऐसी की तैसी शीशे की, उसके लिए दुनिया जला देंगे, शीशा क्या है, सही है। तो कहने का मतलब यह है कि अब बोला नहीं ना किसी ने, वो अलग बात है, बोला नहीं ना, बोलेगा तो देख लेंगे इधर। हाँ कभी खुद बोल दे मुझे कि बाबा नहीं पीना तो मैं नहीं पीऊँगा, सही है, मतलब उसके लिए कुछ भी। तो खैर अगेन ये तो खैर ऐसे ही एक आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल थी, पर अगेन हाँ भाई क्या बोल रहे हो? हाँ तो अभी 1 साल है ना, तब तक पी रहा हूँ ना मैं। अभी तो उसको सिर्फ ये एक तो बाबा बोलना आता है, जो कि मेरे लिए बड़ी प्राउड की बात है। दूसरा उसको आता है कार, ये मतलब कार, और फिर अंग्रेजी एक्सेंट है ना उसका, और बोल बाइक, कार बोल बाइक और बाबा, बस ये 3 चीज़ें। बाबा आ गए, कार या तो बाइक, 3 चीज़ें। तो खैर जो उसके लिए भी ज़रूरत भी है, खैर है। अच्छा खैर, तो कहने का मतलब ये है, प्लीज़ सुनिएगा, कहने का मतलब ये है कि जानी जब तक आप सामने वाले क्लाइंट को कहोगे कि भाई ये कर लो, तो बोलेगा भाई क्यों, मैं क्यों इस पर खर्चा करूं, क्योंकि जैसी बात है मैं फिजिकल अकाउंट पे भेजूंगा, मेरे ओवरहेड्स लगेंगे, लोगों को भेजना पड़ेगा, वहाँ पे अलाउंस लेंगे वो, तो आप मुझे बताएं इसका फ़ायदा क्या है। तो आपने फिर उसके बेनिफिट्स भी बताने होते हैं कि अगर ये करोगे तो इसके इम्पैक्ट्स ये होंगे, क्लियर है। या तो पहले ऊपर इम्पैक्ट बता दो कि इसको नुकसानात ये हैं, तो जब रिकमेंडेशन दोगे तो खुद समझ आ जाएगा। तो हमने याद है हमने इंटरनल कंट्रोल में सवाल किया था, तो इम्पैक्ट बता दिया था, तो फिर सादा खुशबू हमने सजेशन दी थी, क्योंकि इम्पैक्ट ऑलरेडी उसको पता था। यहाँ पे हमने इम्पैक्ट नहीं बताया, तो हमने बोला कि ये करें तो इसके फायदे ये हैं, तो वो दोनों को कैटर करने हमने। चलें, बिल्कुल ऐसा ही है। एक दिन कभी सर की क्लासेस लेगा यार, मतलब वो उसका दिल करे तो करे कि वो सीए करना चाहता है तो करे, नहीं करना चाहता तो ना करे, हमने मेहनत की है ना उसके लिए। खैर चलें, रिकंसिलिएशन नॉट मेड बिटवीन द जीएल एंड जीआरएन। चलें अब यहाँ पे, अच्छा वो कह रहे हैं सर साइन करेंगे स्टॉक काउंट के बाद, ये लिख सकते हैं। अच्छा देखो बात सुनिएगा, हम स्टॉक काउंट के बाद साइन करेंगे, ये तो खैर एडिशनल बात होगी, पर आप एक मेन क्रक्स बता दो ना प्रोसीजर का, कि मैं स्टॉक काउंट करूंगा, सही जी, और मैं फ्लोर टू शीट और शीट टू फ्लोर करूंगा। और अगर आप लिख रहे हैं आगे कि भाई सही है मैं सिग्नेचर लूंगा, ये वो, तो उन्होंने सारी एडिशनल बातें बताई हुई हैं। इफ़ यू आर राइटिंग इट, लिखने का तरीका सही होना चाहिए, कोई मसले वाली बात नहीं है, सही है जी। हाँ मतलब रिस्क नहीं है, क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी पे रिस्क आता है कि बाद में मुकर नहीं जाए, तो आप लिख सकते हैं, मना नहीं है, पर ना भी लिखें तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आगे, there is a risk that inventory may be understated because goods received, understated का मतलब completeness का मसला है, okay, as goods received as reflected in GRN are not recorded in GL, resulting in inventory being omitted from the, क्योंकि वो मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में नहीं होगी जबकि होनी चाहिए। Responses, verify that all the goods received as documented in GRNs are recorded in GL, perform a detailed reconciliation to ensure the discrepancies between the GRN and GL are identified and, मतलब वही वाली बात जो आपने लिखी थी कि मैं डिटेल सैंपल ऑफ GRN क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, आपने स्पेसिफिकली एरिया देख लिया है ना। आगे, चेक दैट द टाइमिंग ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग इन GL मैचेस विद द डेट्स ऑफ GRN, ये बेसिकली कट ऑफ की बात करता है। कि एग्जाम्पल देता हूँ कि आपने GRN उठाया 31 दिसंबर का, और वो आपको स्टॉक शीट में मिल रहा है ईयर एंड के बाद की, वाइस वर्सा भी हो सकता है, जैसे आपकी ओवर स्टेटमेंट वाली बात, कि जब GRN से यहाँ आ रहे हो तो ओवर स्टेटमेंट का रिस्क तब हो जाएगा ना पता, क्योंकि रिकॉन तो पहले बनती नहीं थी। तो अब आपने GRN को जब वहाँ देखा तो GRN की डेट आ रही थी 2 जनवरी की, आपको यहाँ देखा, अब तो ये पकड़ में तब आता है ना जब रिकॉन बनती। तो एक और प्रोसीजर लिख सकते हैं कि आप डेट्स को मैच कर लें, ensure that the date of GRN is in line with the date of stock sheet, तो आपको वहाँ से भी क्लैरिटी आ जाएगी कि ओवर स्टेटमेंट ना हो। तो आप दूसरा भी लिख सकती हैं, ये एक तो वो डुप्लीकेट आइडेंटिफिकेशन और ये डेट्स वाला। अच्छा इस डेट से दोनों काम हो रहे हैं, कट ऑफ भी और कंप्लीटनेस वाला भी। आगे, सेलेक्ट द सैंपल ऑफ फिजिकल आइटम्स एंड इंश्योर, फिजिकल आइटम्स मतलब फ्लोर पे, एंड इंश्योर दे आर इंक्लूडेड इन दी, तो फिर हमने आखिर में बता दिया फ्लोर टू शीट, सही है। आगे फिर हमने कहा स्टेब्लिश अ प्रोसेस फॉर रेगुलर रिकंसिलिएशन बिटवीन द GRN एंड GL
This ensures that all the inventory received as evidence by GRN is recorded accurately in the GL। तो आपने उसको मकसद भी बता दिया कि ये है। चलें जी, अब ये सारी चीज़ों के बाद एक और प्रश्न जल्दी से 5 मिनट। हाँ लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह अदनान लव यू यार। हाँ जी, बातें नहीं, देखें अपना पेपर है, अपने हिसाब से आपने लिखना है, तो डिस्कशन करके लिखेंगे तो आपका दिमाग चलने लग जाएगा बिला वजह। तो एक काम कर, उसकी कॉपी लेके लिख देना उसमें। अबे तो खुद लिख ले यार, वो खुद कर रहा है ना। नहीं नहीं, तू नहीं जवाब नहीं दे उसको। आपका तो वैसे ही पास है, प्लीज लिख लो। अच्छा वो R2 पास है इसका, ओके। रिक्वायरमेंट इवेल्युएट द ऑर्डर्ड वर्क दैट शुड बी कैरीड आउट ऑन दिस, यानी आप प्रोसीजर्स बताएं जो आप इस पे करेंगे। हाँ भाई, तुम्हारी सिड्डी क्यों गोल हो गई है नए नए सवाल देख के? यही तो गेम है। हाँ भाई मुस्तफ़ा, मैंने मुस्तफ़ा को कहा था कि आज ऑडिट प्रोसीजर कराऊंगा, उसने कोई मसला नहीं, कर लेंगे सर। जब ये सवाल कल बन रहे थे तो अब्दुल्ला बैठा हुआ था, तो अब्दुल्ला ने कहा कि बाबू ये ऑनलाइन शायद बैठा हुआ है पर लिख नहीं रहा कुछ। गलत जरी, वेरी रॉन्ग। कला अहमद, तुमने बिल्कुल सही लिखा है, गुड। कश्यप आपने लिखा सही है, सीक्वेंस इज नॉट करेक्ट। सुबह लिखा सही है पर वेरी डायरेक्ट, मतलब इसको आप थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट्स में लिख सकते थे।
आपने सही लिखा है, बट हाउ, मतलब आपने जो चेक करने का कहा है वो कैसे, कहाँ से चेक करेंगे, ये मिसिंग है। अच्छा अब्दुल रहमान, तुमने भी लिखा सही है, बट तुमने वही चीज़ मिस कर दी ना, क्रक्स के, हाउ यू विल ऑब्टेन द एविडेंस, कैसे चेक करेंगे, कहाँ से चेक करेंगे। अब्बास गलत। हाँ हुमायूं अब सही है, पर ये तुमने एक ही प्रोसीजर लिखा है। कौन पूछ रहा है, पहले ये डिसाइड करो। नहीं चसी, अनक्लियर चेक का मतलब ये है कि आपको चेक रिसीव हो गया, आपने जमा करा दिया है, बट हाँ रिसीवेबल ख़त्म हो गए। अब्दुल समद, वेरी गुड अब्दुल समद, बिल्कुल अच्छा लिखा है, बेहतरीन। हलीमा, मैं आपका सोल्यूशन रीड कर रहा हूँ। वेरी गुड हलीमा, अच्छा लिखा है। अभी एक मिनट ये भी देख लेना। अलीश गुड, अच्छा लिखा है। एहतिसाम, गलत एहतिसाम, यहाँ पे ये वाले प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं थे, तुमने एडिशनल लिखे हुए। हारिस, गलत, हारिस पहला प्रोसीजर। गुड हूँ सब, अच्छा लिखा है, सही लिखा है। सुना है। Obtain bank statements subsequent to the year end and check whether the uncleared checks have been cleared and whether the unpresented checks have been presented, and if not, then inquire reasons for not presenting. अच्छा अब आपने जो ये लिखा ना कि मैं सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट लेके अनक्लियर्ड और अनप्रेजेंट चेक कर लूँगी, तो ये डायरेक्ट लिखना इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि इससे पहले आपने कुछ चेक्स चलाने होते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले ये जो बैलेंस आ रहा है ना एज पर लेजर, तो आप ये कहेंगे कि वी विल मैच द बैलेंस एज पर कैश बुक लेजर विद द जर्नल लेजर। यानी बैंक रिकॉर्ड तो एक कागज़ का पन्ना है ना, ये एक्सेल की शीट है, अब वहाँ पे उसने गलत बैलेंस लिख के दे दिया तो मसला है। तो यानी आप जिस चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं पहले उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करें। हाँ तो सेकंड पॉइंट देखो, अच्छा अगर आपने सीक्वेंस गलत की ना एग्जाम में तो वो फिर मार्क्स नहीं देता, क्योंकि वो पता है क्या अज्यूम कर रहा है कि एक बच्चे ने जाके फिर काम ही डायरेक्ट सब्सिक्वेंट पे कर लिया, जबकि उसको पहले तो जो डेटा है उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो सही है भी या नहीं भी। तो ये इसको मैं मैच कर लूँगा कहाँ से। अच्छा आप कोई बच्चा कहेगा सर यहाँ पे लिखा हुआ तो है बैलेंस एज पर लेजर, तो लाजमी तो नहीं है ना कि सर कि वो वाकई में जीएल से मैच कर रहा हो। यहाँ तक बात समझ आती है। अच्छा फिर ये कहाँ से मैच करेंगे, बैंक कंफर्मेशन या बैंक स्टेटमेंट से। अच्छा फिर हम चेक करेंगे
मैथमेटिकल एक्यूरेसी, ऐसा ही है। अच्छा भाई, हुमायूं कह रहे हैं कि रीड बीओडी मिनट्स टू आइडेंटिफाई, यहां पे क्या मैंने पूरा कैश एंड बैंक ऑडिट करने को कहा है या मैंने सिर्फ रिकॉन का है? यानी इसको यूं समझें आप, देखो ये सवाल कराने के मकसद क्या है ये बता देता हूं मैं। ये सवाल करने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी ऑडिट पे जाएंगे इंशाल्लाह क्लाइंट पे, तो एक आपका जो सीनियर होगा, क्योंकि आप तो एज अ जूनियर ज्वाइन कर रहे होंगे, सही है, इवन तो आप इंशाल्लाह ये भी कर पाएंगे जो जिस तरीके से हम ऑडिट को लेके चल रहे हैं आप डायरेक्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कभी आप किसी के साथ लग के काम करेंगे ना, तो जूनियर भी तो आपको बोलेगा यार बैंक अकाउंट पे काम करके दे दो, मैं बाकी चीज़ें देख रहा हूँ। तो फिर आप उसको ये बोलोगे नहीं यार मुझे एक बात बता, तूने बोर्ड मिनट्स रीड कर लिए हैं, वो बोलेगा भाई तेरे को बोल क्या रहा हूँ कि तू बैंक अकाउंट पे काम कर, तो बोल रहा बीओडी मिनट्स रीड किए नहीं किए, तुम बोले कंप्लीटनेस देख लिए, बोल रहा फिर अजीब बात कर रहा है यार, मैं तुझे बोल क्या रहा हूँ, तो बैंक अकाउंट पे काम कर ले। तुम्हारा टास्क क्या होना चाहिए? बैंक अकाउंट, जीएल को जीएल से मैच करो, बैंक को बैंक से मैच करो, खत्म। और फिर मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो, इसकी अब होगी चेक। अच्छा ऐसा हो सकता है दोनों बैलेंसेस मैच हो, बीच में आपस में प्लस माइनस गलत हुआ हो, तो क्या रिकॉर्ड सही है गलत है? तो रिकंसाइलिंग आइटम ही गलत है। तो जब रिकंसाइलिंग आइटम ही गलत है तो आपकी बैंक रिकॉर्ड पूरी ही गलत है, तो आप क्या इस पे काम शुरू कर सकते हैं? नहीं। फिर फॉर अ सैंपल ऑफ आइटम्स ऑब्टेन सब्सिक्वेंट बैंक स्टेटमेंट्स एंड चेक वेदर द uncleared checks has been cleared or unpresented checks has been. For long outstanding checks, inquire from the management that why these checks have not been presented या cleared whatsoever. और अगर कोई शेल चेक है तो उसको रिवर्स करा देना, that should not be appearing in reconciling item. बात समझ आती है? तो यहाँ पे जो आपको बात जो करनी थी वो सिर्फ इस हद तक करनी थी कि बैंक रिकॉर्ड पे मैंने क्या काम करना है, कि वो चीज़ के भाई मैं पूरा लिस्ट ऑफ बैंक अकाउंट्स लूंगा नहीं भाई, जो आपको दी हुई स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ भी क्या है, योर क्लाइंट कैरल लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड यू विद अ कॉपी ऑफ बैंक रिकॉर्ड फॉर इट्स प्रिंसिपल बैंक अकाउंट। आप यहाँ पे ये भी नहीं लिख सकते कि मैं सारी बैंक स्टेटमेंट उससे मांगूंगा, भाई वो कह रहा है तो मैं सिर्फ इस पे काम करके दे दूँ, यानी तुम्हें सीनियर कह रहा है ये बैंक स्टेटमेंट पे काम कर ले, तू बैंक अकाउंट पे, तुम बोल रहे हो यार बाकी से तो मंगवा दे, वो बोलेगा भाई मैं बोल क्या रहा हूँ उस पर काम करो, निकल यहाँ से, नहीं बाकी भी मंगवा लो, ऑब्टेन, सर ने बोला तो ऑब्टेन ऑल द बैंक रिकॉर्ड्स, बोलेगा भाई बाकी पे हो चुका है, देखो 50 जिस पे नहीं हुआ वो दे रहा हूँ, वो करके कहानी खत्म। हाँ अगर आपको एग्जामिनर ये कहे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोसीजर्स यू विल परफॉर्म बैंक रिकंसिलिएशंस ऐसा लगा हुआ है आगे, तो अब तुम बोलोगे ऑब्टेन ऑल द बैंक रिकॉर्ड्स फॉर ऑल द बैंक अकाउंट्स फ्रॉम द मैनेजमेंट। अब यहां से कहानी शुरू होगी, जैसे हालात हैं वैसे सवाल का जवाब है। अब यहां पे लिखा हुआ है स्नेहा ने, वी शुड ऑब्टेन बैंक रिकॉर्ड फ्रॉम द क्लाइंट एंड चेक। अच्छा व्हाई वी विल ऑब्टेन, वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड, उसने दे दिया तो आप बोल रहे हो वापस से दे रहे हो, क्योंकि सर ने कहा था कि ऑब्टेन इधर। चलो खैर, एंड ट्रेस इट टोटल। अब ये देखना सुनना भाई, मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड ट्रेस विथ टोटल ऑफ एफएस, दिस इज अ वेरी रॉन्ग प्रोसीजर, क्योंकि आप यहाँ पे कोई कास्टिंग तो नहीं कर रहे। देखो इन्होंने लिखा क्या, मैं फिर बता देता हूँ करेक्शन के लिए। इन्होंने ये लिखा है कि बैंक रिकॉर्ड लोगे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करोगे और टोटल को एफएस से मैच करोगे। भाई यहाँ पे क्या हजारों बैंक अकाउंट है जो प्लस करके टोटल से मैच करोगे, या बैंक रिकॉर्ड है? तो बैंक रिकॉर्ड में दो बैलेंस आ रहे हैं, बैलेंस एज पर बैंक, बैलेंस एज पर लेजर। बैंक वाले को बैंक से मैच करो, लेजर वाले को। मैथमेटिकल एक्यूरेसी जो चेक होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी के आंसर से मैच होगी, दैट्स इट। इसके अलावा किसी और एफएस के बैलेंस से मैच नहीं होगी। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू करेक्ट। आगे अच्छा भाई, अनप्रेजेंटेड एंड हैव बीन इंक्लूडेड इन द रिकॉर्ड बाय मैचिंग इट विद द बैंक स्टेटमेंट, वेरी रॉन्ग। इन्होंने लिखा कि मैं अनप्रेजेंटेड और अनक्लियर्ड चेक को इंश्योर करूंगी बैंक स्टेटमेंट से मैच करके। नहीं, वो कह देखो बात सुन, जो वो कह रही है कि अनप्रेजेंटेड अनक्लियर्ड चेक्स हैव बीन, वो कह रही है कि मैं बैंक रिकॉर्ड की कंप्लीटनेस की बात कर रही हूँ, वो कि बैंक रिकॉर्ड कंप्लीट है, ये तुम्हारा काम ही नहीं है। वो कह रही है कि मैं बैंक स्टेटमेंट देखूंगी और देखूंगी इसमें सारी चीजें आ गई नहीं आ गई, भाई हमारा काम है ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, वो कह रही है यहाँ पे सारी आ गई नहीं आ गई, तो दो अलग अलग बातें हैं, सही है। आगे, टू सी इफ अनक्लियर चेक्स आर क्लियर, अगेन ड्राफ्टिंग सही नहीं है। वी शुड चेक वेदर ऑल द अनप्रेजेंटेड चेक्स, अच्छा वो आगे लिखा हुआ है, नॉन रिकंसाइलिंग एंड परफॉर्म द बैंक रिकॉर्ड, वी शुड आल्सो चेक बैंक
चार्जेस फ्रॉम द बैंक स्टेटमेंट, चलो ये लिखना चाहो तो लिख सकते थे, बट अगेन बैंक चार्जेस की तो अकाउंटिंग हो चुकी होगी ना। यहाँ पे आपके सामने क्या बैंक चार्जेस आ रहे हैं? अच्छा, अगर एक सवाल में तुम्हें यहाँ पे बैंक चार्जेस लिखते तो तुम्हें वहां पे कमेंट करना होता दीज आर नॉट रिकंसाइलिंग आइटम, दीज आर द अकाउंटिंग एंट्रीज दैट हैज नॉट बीन पार्क्ड, तो वो करवाओगे। बात समझ आती है? चलें अब हम इसको जरा, अच्छा ओके समझ गया, मतलब वही था, पर अगेन स्नेहा हमें थोड़ा इसका ख्याल रखना है कि हमारे मतलब में और लिखने के मतलब में फर्क हो जाता है जी या नहीं। पर एक बार ये देख लेते ना, तुमने सर एक एक्स्ट्रा लिखा था कि वो अगर सब्सिक्वेंटली कोई बैंक जो डिपॉजिट चेक डिपॉजिट होगा तो वो बाउंस बैक हो गया तो फिर उसको एडजस्ट किया कि नहीं किया। हाँ वो सही है, लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है जी। मैथमेटिकल एक्यूरेसी कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। नहीं बताओ, एक मिनट तो निकाल। चेक किया है पक्का? अच्छा अच्छा, देखो तुमने इन सबको मैच किया, ये 50 आया, सही है। इन सबको सम किया, हाँ तीनों का सम 50 आया, सही है। हाँ अगर सम का टोटल मैच नहीं होता तो हम कहते हैं कि जैसे ये टोटल नहीं बन रहा ना, और क्योंकि तुम्हारे रिकॉर्ड टैली हो रही होगी इस टोटल पे, और जबकि तुम इंडिविजुअल आइटम को टोटल कर रहे हो ना, वो ये बन नहीं रहा, तो यानी कुछ गायब है। हाँ तो इसको कंप्लीट करके फिर से रिकॉर्ड लोगे तुम। बात समझ आई? दिस इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। देखो मैं कह रहा हूं टोटल को एडजस्ट करूंगा तो क्लोजिंग बन जाता है, वो बन रहा है। पर कहने का मतलब ये है कि अब मैं जब इंडिविजुअल आइटम्स को प्लस कर रहा हूं तो वो सब टोटल नहीं बन रहा, तो वो मैथमेटिकली गलत है। तो इसका मतलब ये है कि कोई लाइन आइटम ऐसा है जो कि गायब है, तो वो उसको सही करना है ना। तो आप कह रहे हैं कि भाई वापस सही करके दो। अच्छा भाई, इसमें क्वेश्चन में बैलेंस चेक किए थे, सही है। अच्छा हाँ, वो बैलेंस चेक किए थे आपने, वो कह रहे हैं सही है, ओके। आगे, कंपेयर लेजर बैलेंस विथ बैंक स्टेटमेंट एंड बैंक। अच्छा वो डिफरेंस निकालने के लिए ना, कि जो आपका लेजर का बैलेंस आ रहा है वो बैंक स्टेटमेंट या बैंक बैलेंस से मैच करूंगा। चेक टोटल ऑफ रिकंसाइलिंग आइटम वेदर अनक्लियर्ड, और ये मैथमेटिकल एक्यूरेसी की बात कर रहा है, ओके जी। एंड इंश्योर दैट रिकंसिलिएशन हैव बीन मेड प्रॉपर्ली एंड इट इज मैच विद द ऑब्टेन सब्सिक्वेंट। में इसी साल की बैंक स्टेटमेंट क्यों नहीं ले रहा? ठीक है सब क्लियर, तो बाद में होगा ना, आप पागल हो गए, मतलब इसी वक्त होता तो वो तो एडजस्ट हो चुका होता, सही है। इधर एंड इंश्योर दैट अनप्रेजेंटेड चेक्स हैव बीन एंड अनक्लियर्ड चेक्स हैव बीन क्लियर्ड। फॉर अनक्लियर्ड एंड अनप्रेजेंटेड चेक परफॉर्म है क्या? इनवॉइस टेस्टिंग क्या थी, कोई बताएगा भाई? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है कि भाई क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम कह रहे हैं क्या, तो इदारा क्या करता है, चेक की कॉपीज भी रखता है कि अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं तो वो बोलेगा भाई ये देख साइन करके उसको देके भी आए, वो रिसीविंग भी होती है। आपको पता है ये बात कि चेक किसी को डिलीवर करते हो तो वो रिसीव भी करता है उसको, फिर साइन करके जाता है कि मैंने चेक रिसीव एज एन एविडेंस। कल को बोले भाई चेक ही नहीं देके जाए तो वो रिसीविंग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ ईवाई में बता रहा हूँ, हमारा क्लाइंट जब हमें चेक भेजता है ना, तो उसका जो राइडर आता है वहाँ पे, तो वो बोलता है कि सर साइन कर दें इस पर, तो हमें फाइनेंस में देना होता है ना चेक। तो एज अ सीनियर मैनेजर मैं वो बजटिंग भी देख रहा होता हूँ, रिकवरी वगैरह। तो खैर जब मैंने देखा कि यार उसने चेक दिया तो वो बोला साहब साइन कर दें इस पर, तो मैंने कहा क्या भाई विश्वास नहीं है? उसने बोला भाई विश्वास नहीं है, कंट्रोल है, साइन कर इस पर, उसको जाके बताऊंगा कि, वो बोलेगा किसको दे के आ गया चेक भाई, कहाँ उड़ा रहा है पैसे? तो उसने बोला कि भाई साइन करो, वहाँ पे जाके बताने कि चेक डिलीवर हो चुका है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं सामने वाले को बोलता हूँ भाई तूने चेक नहीं भेजा, बोलेगा भाई तेरे साइन है इस पर, तो मुझे बोला तूने चेक नहीं भेजा, फिर हम देखते हैं भाई हाँ यार ये पड़ा हुआ, फिर निकाल के फाइनेंस में जमा कराते हैं। तो कहने का मतलब है दिस इज अ रियली गुड कंट्रोल, कि आप जब साइन कराते हैं तो इट्स एन एविडेंस कि वो चेक डिलीवर हो चुका है। इवन नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कभी TCS वाला आया आपके पास? क्यों आया था? अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, वैसे सरप्राइज काउंट नहीं हो, ऐसे ही है इधर। अच्छा खैर भाई TCS वाला जब आता है ना तो वो आपसे डॉक्यूमेंट पे साइन कराता है कि भाई ये आपने रिसीव कर लिया है। चले तो खैर पहले बताओ, यानी यहाँ तक की बात क्लियर है? तो एक और सवाल हो जाए या थक गए? बस हो गया, चलें सही है। तो अब हम अगली क्लास से नई जो है ऑब्वियसली सब्सटेंटिव सीखेंगे, और मैं कोशिश ये करूँगा कि जो आ चुका वो तो आ चुका, अब हम करेंगे नए सिनेरियोस जिसमें रिस्क रिस्पॉन्सेस सब
मिक्स होके आएगा, ताकि मज़ा भी तो आएगा सिचुएशन में आप डाल के। मेरे लिए बड़ा इजी है, मैं बोलूँ भाई आओ पीपी पे प्रोसीजर लिख के देखा तो तुम तो डकाडक लिख दोगे, पर हमें सिनेरियो वाइज चलना है। क्लैरिटी है? चलें, ओके, मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़ जी। एक मिनट रुकिएगा, हाँ बस खाइए, बंद कर दूँ मैं।